So this is lecture number 14 of thermal physics, and in this lecture we will continue with calorimetry, and first we will see some of the questions, and then we will read more concepts and question based on that concepts. So let's start with some questions. So जैसे आप इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें बोला है कैलकुलेट हीट रिक्वायर्ड to convert 1 gram ice at -20 degree Celsius into vapor at 120 degree Celsius। मतलब 1 ग्राम आइस को जो कि -20 डिग्री सेल्सियस पे है, इसको कन्वर्ट करने के लिए, इसको वेपर पे कन्वर्ट करने के लिए 120 डिग्री सेल्सियस पे कितना हीट रिक्वायर्ड है, तो वो बताना है। देखिए -20 डिग्री सेल्सियस आइस जो है ये पहले कन्वर्ट होगा आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस, और सिंस यहाँ पे बेसिकली जो फेज है, एक पर्टिकुलर फेज है वो कांस्टेंट है, तो इसको हम फेज बेसिकली हीटिंग बुलाते हैं अगर फेज सेम है। और फेज हीटिंग में देखिए टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो फेज हीटिंग में जो हम हीट निकालने का फॉर्मूला यूज करते हैं दैट इज MSDT। आपको एस आइस के लिए पता होना चाहिए, एस वाटर के लिए पता होना चाहिए। फिर आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस को हम कन्वर्ट करेंगे वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। यहाँ देखिए फेज कन्वर्ट हो रहा है, तो यहाँ जो हीट रिक्वायर्ड होगा उसको बुलाएंगे फेज कन्वर्जन में हीट रिक्वायर्ड, और उसको देते हैं ml से, ये मास है, और L रेस्पेक्टिवली कि हम सॉलिड से वाटर में जा रहे हैं। ठीक है। सिमिलरली वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करेंगे वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस। यहाँ टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। फेज सेम है तो फेज हीटिंग वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। और सिमिलरली हम वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करेंगे वेपर एट 100 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ टेम्परेचर सेम है, फेज चेंज हो रहा है यानी फेज कन्वर्जन हो रहा है, तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। और सिमिलरली वेपर एट 100 डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करेंगे वेपर एट 120 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। सबको ऐड करेंगे तो आपके पास टोटल हीट आएगा। एक देखिए हम क्या करते हैं, ये जो प्रोसेस आपके पास हुआ, ये जो फेनोमेना आपके पास हुआ, इसका हम ग्राफ बनाते हैं किसके बीच में, टेम्परेचर में और हीट सप्लाइड में। ये जो आप हीट सप्लाइड दे रहे हैं और जो टेम्परेचर, उसके बीच में ग्राफ बनाते हैं। देखिए ग्राफ कैसे बनाएंगे, देखिए ग्राफ आपके पास दो ही तरह का आएगा। एक तो आप देखिए कि इन सब में कोई ऐसा प्रोसेस है जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट है। जैसे आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस जब हम वाटर कन्वर्ट करते हैं 0 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ टेम्परेचर कांस्टेंट है। यानी कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो फेज कन्वर्ट हो रहा है, फेज चेंज हो रहा है, तो फेज कन्वर्जन में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। तो ग्राफ में हम ऐसे कर्व ड्रॉ करेंगे, यानी कि टेम्परेचर के परपेंडिकुलर। लेकिन आप देखिए वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस वो कन्वर्ट हो रहा है वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पे टेम्परेचर चेंज हो रहा है, और टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो यहाँ पे हम स्लोप निकालेंगे। तो देखिए ध्यान से सुनिएगा, अगर हम फेज कन्वर्जन की बात करते हैं, फेज चेंज हो रहा है, तो फेज कन्वर्जन में याद रखिएगा कि टेम्परेचर, फेज कन्वर्जन में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, फेज कन्वर्जन में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, तो ग्राफ में हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। लेकिन आप बात करते हैं फेज हीटिंग में, फेज हीटिंग मतलब फेज तो सेम है पर टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो फेज हीटिंग में क्या होगा, ध्यान से सुनिए। सो फेज कन्वर्जन में टेम्परेचर कांस्टेंट, ग्राफ में हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे। फेज हीटिंग निकालने के लिए कि कैसा कर्व बनेगा, उसके लिए आपको फॉर्मूला पता है। फेज हीटिंग में कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, डेल्टा क्यू इजकल टू MSDT। तो ये देखिए डी क्यू इजकल टू MSDT। आप क्या करिए, इस डी क्यू को नीचे लेके आइए और MS को इधर लेके आइए, तो DT अपॉन डी क्यू हो जाएगा 1 अपॉन MS। अब देखिए अगर हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं टेम्परेचर वर्सेस क्यू में, यानी हीट में, तो इसका स्लोप क्या होगा, इस ग्राफ का स्लोप होगा DT अपॉन डी क्यू। तो इस ग्राफ का स्लोप देखिए 1 अपॉन MS के बराबर है। तो एक पर्टिकुलर क्वांटिटी के लिए मास सेम है, स्पेसिफिक हीट सेम है, तो ग्राफ देखिए क्या होगा, एक तो स्लोप कांस्टेंट होगा पर स्लोप पॉजिटिव होगा, और अगर स्लोप कांस्टेंट और पॉजिटिव है तो ग्राफ में एक ऐसे स्ट्रेट लाइन बनाते हैं। तो फेज हीटिंग में हम ऐसे स्ट्रेट लाइन बनाएंगे।
तो ध्यान से सुनिए, अब हम ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे। ये जो आइस -20 डिग्री सेल्सियस पे इसको कन्वर्ट कर रहे हैं आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस में, तो यानी पे यहाँ पे फेज हीटिंग हो रहा है। और फेज हीटिंग में हमने बोला कि ऐसे स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। तो देखिए ग्राफ में कैसे हम ड्रॉ करेंगे। ये टेम्परेचर वर्सेस हीट सप्लाइड, यहाँ हमने आइस लिया था -20 डिग्री सेल्सियस पे। इस -20 डिग्री आइस को हम कन्वर्ट करेंगे आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे देखिए ग्राफ स्ट्रेट लाइन हुआ, क्योंकि ये फेज हीटिंग है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है। फिर आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस इसको कन्वर्ट करेंगे वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो यानी कि फेज कन्वर्ट हो रहा है, आइस से वाटर जा रहा है, ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है तो हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगा। सिमिलरली वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट कर रहे हैं वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ टेम्परेचर चेंज हो रहा है, अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो फेज हीटिंग वाला कंडीशन है, तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा और पॉजिटिव बनेगा। सिमिलरली वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस इसको कन्वर्ट करेंगे वेपर एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो अगेन टेम्परेचर सेम है, तो फेज कन्वर्सन, टेम्परेचर कांस्टेंट, हॉरिजॉन्टल लाइन। सिमिलरली वेपर एट 100 डिग्री सेल्सियस इसको कन्वर्ट करेंगे वेपर एट 120 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ टेम्परेचर चेंज होगा, तो यहाँ पे फेज हीटिंग होगा, और फेज हीटिंग में ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनता है विथ पॉजिटिव स्लोप। ठीक है, तो ये ग्राफ ऐसे बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके पास बोला है 24 ग्राम आइस एट -20 डिग्री सेल्सियस इफ 4080 कैलोरी हीट इज सप्लाइड, यानी 4080 कैलोरी हीट सप्लाई करते हैं, देन व्हाट इज द फाइनल कंटेंट। तो आपसे बोला गया है कि आइस आपके पास 24 ग्राम आइस है और -20 डिग्री सेल्सियस पे है, इतना कैलोरी हीट सप्लाई करते हैं, तो जिस बीकर में आप ये हीट सप्लाई कर रहे हैं तो उस बीकर में क्या बचा, फाइनल कंटेंट क्या है वो आपको बताना है। तो करना कुछ नहीं है, ध्यान से सुनिए। आइस था 24 ग्राम -20 डिग्री सेल्सियस पे, तो पहले ये आइस -20 डिग्री सेल्सियस पे 0 डिग्री सेल्सियस पे जाएगा, यहाँ पे कुछ हीट सप्लाई करेंगे, टेम्परेचर चेंज होगा, तो यहाँ फॉर्मूला यूज करेंगे MSDT। अच्छा, आइस के लिए आपको पता है स्पेसिफिक हीट, याद रखिएगा आइस के लिए स्पेसिफिक हीट होता है हाफ, ये ध्यान रखिएगा, है ना। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे डेल्टा Q इक्वल टू MSD डेल्टा T। तो मास यहाँ पे आइस है 24 ग्राम, S हो गया हाफ, और डेल्टा Q टेम्परेचर चेंज यानी फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल -20 दिया जाएगा 20, तो यहाँ से आएगा 240 कैलोरी, यानी -20 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस ले जाने पे हीट रिक्वायर्ड है 240 कैलोरी। फिर आइस 0 डिग्री सेल्सियस से कन्वर्ट होगा वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, और टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो यहाँ जो फॉर्मूला यूज करेंगे दैट विल बी ML। और आइस से वाटर जा रहा है तो उसको फ्यूजन लिखेंगे, और फ्यूजन के लिए L होता है 80, ये याद रखिएगा। तो यहाँ पे लगाएंगे डेल्टा Q इक्वल टू ML फ्यूजन, मास है 24 ग्राम और L 80। तो आइस जो कि 0 डिग्री सेल्सियस पे था, इसको वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस पे कन्वर्ट करने के लिए जो हीट रिक्वायर्ड है दैट इज 1920 कैलोरी। समझ में आया। फिर आप देखिए वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, इसको कन्वर्ट करेंगे वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे आप डेल्टा Q इक्वल टू MSDT लगाइएगा, पर यहाँ पे उतना हीट बचा ही नहीं है कि आप वाटर 0 डिग्री सेल्सियस को वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस ले जाए। तो पहले आप निकालिएगा कि आपके पास हीट कितना बचा है। यहाँ देखिए 1920 प्लस 240, इतना हीट आपका कंज्यूम हो चुका है। क्वेश्चन में आपको बोला है कि 4080 ही हीट लेना है, तो 4080 में से आप ये दोनों माइनस करिए, तो आपके पास हीट जो बचा है दैट इज 1920 कैलोरी। तो वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस को इतना आप हीट दीजिए, और फिर आप देखिए कि वाटर किस टेम्परेचर पे जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे टेम्परेचर चेंज होगा, तो डेल्टा Q लगाएंगे MS डेल्टा T। वाटर के लिए आपको पता है स्पेसिफिक हीट होता है 1, आइस के लिए स्पेसिफिक हीट होता है हाफ, याद रखिएगा। तो डेल्टा Q रिमेनिंग कितना है 1920, मास है 24 ग्राम, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 1, और फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल TM माइनस इनिशियल 0। तो यहाँ से देखिए जो टेम्परेचर आता है वाटर का दैट इज 80 डिग्री सेल्सियस।
तो यहाँ से वाटर 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस पे नहीं जाएगा, वो 80 डिग्री सेल्सियस तक ही जाएगा, क्योंकि उतना ही हीट बचा हुआ है। तो फाइनल कंटेंट बताइए क्या है। फाइनल कंटेंट देखिए, आपको वाटर मिला 24 ग्राम 80 डिग्री सेल्सियस पे, ये आंसर है। देखिए अभी तक हमने बात किया था कि आप आइस कुछ टेम्परेचर पे ले रहे थे, उसको आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस पे ले जा रहे थे, फिर इसको वाटर ले जा रहे थे। अब हम क्या करेंगे, पीछे से मूव करेंगे। तो उसके लिए आप इस क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन है आपके पास कि कैलकुलेट अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड टू कन्वर्ट 20 ग्राम वेपर एट 110 डिग्री सेल्सियस इनटू वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस। यानी वेपर का कंडेंसेशन करवा रहे हैं, तो आपको पता है हीट रिलीज होगा। तो आपको वही बताना है कि अगर आप 20 ग्राम वेपर जो कि 110 डिग्री सेल्सियस पे है, इसको ले जाइए वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस, तो कितना हीट रिलीज होगा। तो यहाँ से देखिए पीछे से स्टार्ट कर रहे हैं। आपके पास वेपर जिसका 20 ग्राम है 110 डिग्री सेल्सियस पे, पहले ये वेपर कन्वर्ट होगा 100 डिग्री सेल्सियस पे, टेम्परेचर चेंज होगा, तो डेल्टा Q1 लगे MSDT। और यहाँ पे वेपर से वेपर जा रहे हैं आप, तो यहाँ पे स्पेसिफिक हीट वेपर का लेंगे, तो यहाँ पे देखिए डेल्टा Q1 आ जाएगा MS डेल्टा थीटा। मास है 20 ग्राम और वेपर का स्पेसिफिक हीट होता है हाफ, और डेल्टा Q फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल ये है, इनिशियल ये था, तो फाइनल माइनस इनिशियल प्लस वेपर एट 100 डिग्री सेल्सियस, इसको ले जाइएगा वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस। यहाँ टेम्परेचर चेंज है सेम है, तो यहाँ ml लगेगा, लेकिन आप उल्टा ले जा रहे हैं तो यहाँ -L लीजिएगा। तो मास है 20 ग्राम और वेपर से वाटर जाने के लिए ये L लेंगे -540, क्योंकि उल्टा जा रहे हैं। और साथ में वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस, इसको ले जाएंगे वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस। यहाँ टेम्परेचर चेंज होगा, MSD थीटा लगाएंगे। तो मास है 20 ग्राम, स्पेसिफिक हीट वाटर का होता है 1, और फाइनल माइनस इनिशियल यानी 20 - 10। इस सबको सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो हीट रिलीज होगा टू कन्वर्ट 20 ग्राम वेपर एट 110 डिग्री सेल्सियस टू वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस, दैट हीट रिलीज विल बी 12,500 कैलोरी। नेगेटिव साइन तो ये डिनोट करता है तो हीट रिलीज हुआ है, तो नेगेटिव साइन आपको आंसर में नहीं खोजना है, आपको डायरेक्ट आंसर में लिखना है अमाउंट ऑफ हीट रिलीज इज 12,500 कैलोरी। अब अगर इसका आप बेसिकली फेज हीटिंग का कर्व बनाना चाहते हैं, तो आप देखिए यहाँ से टेम्परेचर चेंज हो रहा है और फेज कन्वर्जन हो रहा है, सॉरी फेज हीटिंग हो रहा है। फेज सेम है, फेज हीटिंग हो रहा है। तो आपको पता है फेज हीटिंग में क्या होता है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है विथ पॉजिटिव स्लोप। और यहाँ पे देखिए फेज कन्वर्ट हो रहा है तो यहाँ स्ट्रेट लाइन बनेगा, बेसिकली कांस्टेंट टेम्परेचर का ग्राफ बनेगा। और यहाँ पे देखिए फेज हीटिंग हो रहा है तो यहाँ भी स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो इसका ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ देखिए, वेपर एट 110 डिग्री सेल्सियस, ये पहले कन्वर्ट होगा वेपर एट 100 डिग्री सेल्सियस। सिंस ये फेज हीटिंग का केस है तो स्ट्रेट लाइन बनेगा। सिमिलरली वेपर एट 100 डिग्री सेल्सियस, ये कन्वर्ट होगा वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ। अगेन वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस, ये कन्वर्ट होगा वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस। तो अगेन सब में हीट हम निकाल चुके हैं, टोटल हीट रिलीज आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ये एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इसके ऊपर 2 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया है नीट एग्जामिनेशन में। स्टैंडर्ड क्वेश्चन है तो आपको डाटा याद होना चाहिए। तो पहले हम सीखेंगे कि कैसे सॉल्व करते हैं और कैसे उस डाटा पे पहुंचेंगे, कैसे उस आंसर पे पहुंचेंगे, और फिर उसको याद कर लेंगे। तो क्वेश्चन पढ़िए क्या है कि कैलकुलेट हीट सप्लाइड, वर्क डन, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। यानी 3 चीज आपसे पूछा है, एक तो डेल्टा Q, एक वर्क डन और एक DU। ये तीनों चीज आपसे पूछा है। कब? टू कन्वर्ट 1 ग्राम वाटर इनटू वेपर एट 100 डिग्री सेल्सियस एंड 1 atm प्रेशर। मतलब 1 ग्राम वाटर जो कि 100 डिग्री सेल्सियस पे है, इसको कन्वर्ट करना है वेपर में 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें कितना हीट रिक्वायर्ड होगा, कितना वर्क डन लगा, कितना चेंज इन इंटरनल एनर्जी हुआ, सब बताना है। देखिए डाटा आपको डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा। क्या करेंगे, डेल्टा Q आपको पता है 100 ग्राम वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट कर रहे हैं वेपर एट 100 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर सेम है। तो डेल्टा Q निकालने के लिए ml लगाएंगे, वेपराइजेशन, वाटर से वेपर में जा रहे हैं। और आपको पता है L वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होता है 540 और मास है 1 ग्राम। तो डेल्टा Q आ गया
1 ग्राम वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करने के लिए वेपर एट 100 डिग्री सेल्सियस है 1 atm प्रेशर, वो आ गया 540 कैलोरी, डायरेक्ट याद होना चाहिए। फिर आप वर्क डन निकालिए। आपको पता है वर्क डन का फॉर्मूला होता है P इंटू डीवी। डीवी मतलब प्रेशर को तो बाहर निकालिए, डीवी मतलब फाइनल वेपर का प्रेशर माइनस वाटर का वॉल्यूम, फाइनल वेपर का वॉल्यूम माइनस इनिशियल वाटर का वॉल्यूम। अब देखिए ये दो चीज का रिलेशन, यानी कि वाटर का वॉल्यूम और वेपर का वॉल्यूम, इसमें एक रिलेशन होता है जो कि आपको क्वेश्चन में लिख के देगा। रिलेशन आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। रिलेशन क्या होता है कि आप 1 ग्राम वाटर लीजिए या 1 cc वाटर लीजिए, तो 1 ग्राम या 1 cc वाटर को जब आप 100 डिग्री सेल्सियस 1 atm पे 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे हीट करते हैं तो वो वेपर में कन्वर्ट होगा। और याद रखिएगा कि 1 ग्राम वाटर का जो बेसिकली वॉल्यूम होता है वो 1671 टाइम्स होता है वॉल्यूम ऑफ वेपर्स। कहने का क्या मतलब, देखिए वर्क डन निकालना है तो P इंटू डीवी लगाएंगे, प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसको SI यूनिट में 10⁵ से मल्टीप्लाई करेंगे। वेपर का वॉल्यूम कितना है, ये देखिए वेपर का वॉल्यूम 1671 cc ऑफ वेपर, तो 1 cc होता है 10⁻⁶ क्यूब, तो वेपर का वॉल्यूम आ गया 1671 इंटू 10⁻⁶ माइनस वाटर का वॉल्यूम कितना था 1 cc, और 1 cc को कन्वर्ट करेंगे मीटर क्यूब में तो ये आएगा। तो यहाँ से देखिए वर्क डन आ गया आपके पास 167 जूल। इसको कैलोरी में कन्वर्ट करेंगे तो 4.2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो वर्क डन आ गया आपके पास 40 कैलोरी। तो यहाँ से 2 आपके पास आ गया, डेल्टा क्यू आ गया 540, वर्क डन आ गया 40, और डी यू निकालना है तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाइएगा, डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू प्लस डी यू। डी यू निकालना है, इस दोनों को माइनस कर दीजिए, तो 540 माइनस 40 इक्वल टू डी यू, तो डी यू आ गया आपके पास 500 कैलोरी। ठीक है, सो फ्लॉट लगा करके आपने डी यू निकाला, तो आप देखिए आपके पास डेल्टा क्यू, डेल्टा डब्ल्यू और डी यू तीनों का वैल्यू आ गया है। डेल्टा क्यू का वैल्यू 540, डेल्टा डब्ल्यू का 40 और डी यू का 500। और ये तीनों का वैल्यू कब है, जब आप 1 ग्राम वाटर लेते हैं। क्या लेते हैं, 1 ग्राम वाटर लेते हैं। मान लीजिए आपसे बोल दिया 0.1 ग्राम वाटर लीजिए, समझ में आया। तो जैसे मान लीजिए 1 ग्राम वाटर के लिए डी यू है 500, तो मान लीजिए 20 ग्राम वाटर के लिए पूछा, तो आप क्या करिएगा, इसमें 20 मल्टीप्लाई करिएगा, सो सिंपल। अगर आप 0.1 ग्राम के लिए पूछा तो 500 इंटू 0.1 करिएगा, तो यहां से देखिए 50 कैलोरी आ जाएगा 0.1 ग्राम के लिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना है, ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं, तो ये तीनों वैल्यू आपको पता होना चाहिए, और ये भी पता होना चाहिए कि 1 ग्राम के लिए। अब देखिए कैसे क्वेश्चन आए इस पर। सो क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, इसमें आपको बोला है सैंपल ऑफ 0.1 ग्राम वाटर, 0.1 ग्राम वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस एंड नॉर्मल प्रेशर देखिए 1 atm दिया है, इसको हम SI यूनिट में कन्वर्ट करके दिया है। रिक्वायर्स 54 कैलोरी ऑफ हीट एनर्जी टू कन्वर्ट टू स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस। If the volume of the steam produced is 167.1 cc, the change in internal energy of the system, यानी आपसे पूछा है डी यू बताना है, और मैंने अभी आपको रिजल्ट बताया है कि 1 ग्राम वाटर के लिए डेल्टा क्यू का वैल्यू होता है 540 कैलोरी, डेल्टा डब्ल्यू का वैल्यू होता है 40 कैलोरी, एंड डी यू का वैल्यू होता है 500 कैलोरी। इतना होता है। अब आप देखिए 1 ग्राम के लिए डेल्टा क्यू है 540, तो बताइए 0.1 ग्राम के लिए कितना होगा, 540 इंटू 0.1, तो यहां से देखिए 1 0 गया तो 54 कैलोरी डेल्टा क्यू चाहिए, और वो दिया भी गया है। आपको निकालना क्या है, डी यू निकालना है। ये 500 कैलोरी 1 ग्राम के लिए है, तो 0.1 ग्राम वाटर के लिए कितना होगा, 500 इंटू 0.1, तो यहां से देखिए 1 0 गया, तो यहां से आया 50 कैलोरी। पर देखिए आपके पास ऑप्शन में जूल दिया है, तो आपको पता है 1 कैलोरी होता है
4.2 जूल, तो इतना कैलोरी इसके मल्टीप्लीकेशन का होगा, तो ये आ जाएगा 50 इंटू 4.2 जूल। तो यहाँ से ये गया 10, तो ये आ जाएगा 5 दूना 10 शून्य बाकी 1, 5 चौक 20 1 21, यानी 210 जूल। तो इसके आसपास जूल चुन लीजिए, तो ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगेन ये क्वेश्चन नीट 2019 में आया था। बोला है आपके पास 1 ग्राम वाटर ऑफ वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब एट 100 डिग्री सेल्सियस इज कन्वर्टेड इनटू स्टीम एट सेम टेम्परेचर अंडर नॉर्मल प्रेशर इतना, द वॉल्यूम ऑफ स्टीम फॉर्म्ड इक्वल्स टू इतना, इफ द स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर इज इतना, देन द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो आपसे क्या बोला, 1 ग्राम वाटर के लिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी बताना है। कब? जब वाटर 100 डिग्री सेल्सियस से कन्वर्ट होता है इनटू स्टीम। तो मैंने आपको बताया था, एक बार वापस से बताते हैं आपको सारा रिजल्ट। तो 1 ग्राम वाटर के लिए आपको मैंने बताया था कि डेल्टा क्यू का वैल्यू आता था 540 कैलोरी, डायरेक्ट याद रखिएगा। डेल्टा डब्ल्यू का वैल्यू आता था 40 कैलोरी, और डी यू का वैल्यू आ रहा है 500 कैलोरी। तो आपके लिए डी यू का ही पूछा है 1 ग्राम वाटर के लिए, तो 500 कैलोरी है, पर इसको जूल में कन्वर्ट करना है। तो इसको क्या करेंगे, आपको पता है 1 कैलोरी होता है 4.2 जूल, तो इतना कैलोरी कितना होगा 500 इंटू 4.2 जूल, तो यहाँ से 10, तो ये आ जाएगा 15 10 शून्य बाकी 1, 5 चौक 20 1 21, 2100 के आसपास है ये। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन हमें एक कॉन्सेप्ट और एक फॉर्मूला सिखाएगा, और वो फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट हमें याद रखना है। क्वेश्चन देखिए, आपके पास बोला है 2 लीटर वाटर एट 27 डिग्री सेल्सियस इज हीटेड बाय 1 किलोवाट हीटर इन एन ओपन कंटेनर। देखिए आपके पास हीटर का कॉन्सेप्ट है, आपको ये पता होना चाहिए पहले बात कि 1 वॉट जो होता है वो 1 जूल के बराबर होता है, और आपके पास कितना किलो वॉट है, यानी 10³ वॉट है, तो ये हो जाएगा 10³ जूल के बराबर। यानी कि बोला गया है कि मास आपके पास वाटर का है दैट इज 2 लीटर। 2 लीटर को हम 2 kg मान के चलेंगे, मैंने आपको पहले भी बताया था। और इनिशियल टेम्परेचर जो है वो है 27 डिग्री सेल्सियस, यानी T1 जो है 27 डिग्री सेल्सियस। इस वाटर को हम हीट करते हैं इस हीटर के इतने पावर से इन एन ओपन कंटेनर। तो बोला ऑन एन एवरेज हीट इज लॉस्ट टू द सराउंडिंग एट अ रेट ऑफ 160 जूल पर सेकेंड, यानी जो हीट लॉस है सराउंडिंग में, हीट लॉस वो है 160 जूल पर सेकेंड। तो आपसे पूछा है टाइम रिक्वायर्ड फॉर द टेम्परेचर टू रीच 77 डिग्री सेल्सियस, यानी T2 इज इक्वल टू 77 डिग्री सेल्सियस पहुंचने में टाइम बताना है। देखिए टेम्परेचर सेम चेंज हो रहा है, वाटर को आप हीट कर रहे हैं, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो यानी कि फेज सेम है पर टेम्परेचर चेंज हो रहा है। तो आपको पता है फॉर्मूला लगाएंगे डेल्टा क्यू इक्वल टू MS dt, पर ये सिंपल सा फॉर्मूला है। तो हम क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं, टाइम के रेस्पेक्ट में लिखते हैं। कैसे? डेल्टा क्यू को आप DQ लिखिए और आप इसको टाइम के रेस्पेक्ट में dt से डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ से हो जाएगा MS dt डिवाइडेड बाय टाइम। तो ये जो है dQ/dt ये क्या बताता है, dQ/dt है रेट ऑफ हीट सप्लाइड, रेट ऑफ हीट सप्लाइड, रेट ऑफ हीट सप्लाइड जो हीटर प्रोवाइड कर रहा है। ये जो रेट ऑफ हीट सप्लाइड है वो हीटर प्रोवाइड कर रहा है, कितना 10³ जूल, 10³ जूल पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड, यानी 1 वॉट होता है 1 जूल पर सेकेंड, तो 10³ वॉट हो जाएगा 10³ जूल पर सेकेंड। तो इतना जूल हीट ये हीटर प्रोवाइड कर रहा है पर सेकेंड, जिसमें से 160 जूल लॉस्ट हो जा रहा है एटमॉस्फेयर में। तो dQ/dt कितना हो गया इस हीटर के लिए, 10³ - 160 जूल पर सेकेंड। तो ये आ जाएगा आपके पास 840 जूल पर सेकेंड। तो dQ/dt आपके पास आ गया 840 जूल पर सेकेंड। मास आपके पास है 2 kg। आपको पता है स्पेसिफिक हीट ऑफ यहाँ पे लेंगे दैट इज 4200, यहाँ पे स्पेसिफिक हीट लेंगे 4200। देखिए आपको पता होना चाहिए स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर लेते हैं हम, उसका वैल्यू होता है 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, लेकिन कैलोरी पर ग्राम को जूल पर केजी में कन्वर्ट करने के लिए
4200 से मल्टीप्लाई करते हैं तो स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर आ जाएगा 4200 जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस। तो इसलिए हमने एस 4200 लिया है, ठीक है। तो एस का वैल्यू आ गया, मास का आ गया, dt मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, यानी 77 माइनस 27, और यही टाइम तो निकालना है, ये क्या है, टाइम है। तो ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा, ये तो फॉर्मूला आपको याद है, डेल्टा क्यू इक्वल टू एम एस डी टी। लेकिन जब भी हीटर वाला क्वेश्चन आए और टाइम पूछे तो आप नीचे दोनों टाइम से डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ से ये टाइम निकल जाएगा, इसको बुलाते हैं रेट ऑफ हीट सप्लाइड। ये आ गया मास, ये आ गया स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 4200 जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस यूज करना है, टेम्परेचर देगा, आपसे टाइम पूछ लेगा, दैट्स इट। नेक्स्ट एक और कॉन्सेप्ट है हमारे पास, आपको पता है एक आपके पास गीजर होता है इंस्टेंट गीजर। इंस्टेंट गीजर क्या करता है, मान लीजिए ये आपके पास इंस्टेंट गीजर है, तो इंस्टेंट गीजर क्या करता है, आप एक तरफ से एक पर्टिकुलर टेम्परेचर वाला वाटर अंदर डालते हैं, यहाँ इलेक्ट्रिसिटी लगाते हैं, यहाँ कॉइल में हीटिंग होता है। मान लीजिए ये वाटर का टेम्परेचर था 20 डिग्री सेल्सियस, इसको आपने गीजर में डाला, तो गीजर क्या होगा, हीट करके इस 20 डिग्री सेल्सियस वाटर को मान लेते हैं आपके पास ले गया नहाने वाले टेम्परेचर के आसपास, लगभग फॉर एग्जांपल कह देते हैं 20 था, तो उसको ले गया 30 के आसपास, मान लेते हैं ऐसा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक तरफ से आप वाटर सप्लाई कर रहे हैं, दूसरी तरफ से वाटर निकल रहा है कंटिन्यूअसली, तो इसको कंटिन्यूअस गीजर बुलाते हैं या इंस्टेंट गीजर बुलाते हैं। तो इस केस में इस इंस्टेंट गीजर के लिए रेट ऑफ चेंज ऑफ मास विथ रेस्पेक्ट टू रेट ऑफ चेंज ऑफ हीट सप्लाइड, यानी क्या मतलब है कि कितना वाटर फ्लो हो रहा है पर यूनिट टाइम, यानी dm/dt, और कितना आपने हीटर का पावर यूज किया है। तो आपको पता है डेल्टा क्यू होता है msdt। तो आप इस फॉर्मूला को याद करने के लिए इंस्टेंट गीजर के लिए क्या करिए, दोनों तरफ dt से डिवाइड करिए, लेकिन यहाँ पे आप मास के साथ dt डिवाइड करिए, क्योंकि मास चेंज हो रहा है ना पर यूनिट टाइम। एक तरफ से वाटर फ्लो करवा रहे हैं, एक तरफ से वाटर निकल रहा है, तो पर यूनिट टाइम मास चेंज हो रहा है वाटर का। तो यहाँ पे इस इंस्टेंट गीजर के लिए फॉर्मूला आएगा dq/dt इक्वल टू dm/dt एस डेल्टा टी। ये फॉर्मूला याद करिएगा, ठीक है। अब कैसे इस पे क्वेश्चन पूछता है, ध्यान से सुनिए। जैसे क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, इसमें बोला है 2100 वॉट कंटिन्यूअस फ्लो गीजर, इंस्टेंट गीजर, यानी गीजर का आपको पावर दे रखा है 2100 वॉट। आपको पता है 1 वॉट जो होता है 1 जूल पर सेकेंड के बराबर होता है, तो 2100 वॉट कितना हो गया, 2100 जूल पर सेकेंड। और ये इतना हीट पर सेकेंड ये प्रोवाइड कर रहा है हीटर, तो ये आपके पास क्या है, dq/dt, रेट ऑफ हीट प्रोवाइडेड बाय द गीजर पर यूनिट टाइम। तो ये है आपके पास dq/dt। और आपसे बोला है कि इंस्टेंट गीजर में देखिए वाटर इनलेट टेम्परेचर है 10 डिग्री सेल्सियस पे, यानी 10 डिग्री सेल्सियस का वाटर आप इनलेट करवाते हैं, तो T1 कितना है, 10 डिग्री सेल्सियस, while the water flows out at the rate of 20 ग्राम पर सेकेंड, यानी आपके पास dm/dt है, यानी वाटर गीजर से कितना पर यूनिट टाइम निकल रहा है, दैट इज 20 ग्राम पर सेकेंड। हमेशा SI यूनिट में कन्वर्ट करिए, तो ये आ जाएगा kg में कन्वर्ट करेंगे तो 20 × 10⁻³ kg पर सेकेंड, ये आ गया। तो आपसे क्या पूछा है, द आउटलेट टेम्परेचर ऑफ द वाटर, यानी T2, यानी गीजर से, मान लीजिए ये आपके पास गीजर है, यहां से आपने पानी इनलेट करवाया 10 डिग्री सेल्सियस का, और यहाँ पे गीजर में ये कॉइल पानी को हीट करेगा, और यहाँ से पानी आउटलेट कितना निकला उसका टेम्परेचर बताना है। तो मैंने अभी आपको फॉर्मूला सिखाया था कि इंस्टेंट गीजर के लिए डेल्टा क्यू आप लिखिए, ये तो आपको पता ही होगा, और आप यहाँ पे dq/dt कर दीजिए, dm/dt कर दीजिए इक्वल टू SDT। अब आप देखिए आपको इसका भी वैल्यू गिवन है, इसका भी वैल्यू गिवन है। देखिए आपको S वाटर के लिए मैंने अभी आपको बताया है, ऐसा यूनिट में वो होता है 42 जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस, और टेम्परेचर देखिए फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल क्या है, ये जो आउट यहाँ से आउटलेट टेम्परेचर है, इनिशियल कितना था 10 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ से सॉल्व करिएगा आपके पास आउटलेट टेम्परेचर आ जाएगा। नेक्स्ट हम कॉन्सेप्ट बात करते हैं हीट कैपेसिटी, या जिसको थर्मल कैपेसिटी भी बुलाते हैं, डिनोट करते हैं इसको HC से।
देखिए एक आपने पढ़ा था स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता था? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जैसे ही वर्ड आया स्पेसिफिक, स्पेसिफिक मतलब हमें किसी पर्टिकुलर चीज के लिए स्पेसिफिक हो गए। तो यहां हम क्या करते थे कि 1 ग्राम वाटर को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए कितना हीट चाहिए था उसको बुलाते थे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं हीट कैपेसिटी या थर्मल कैपेसिटी, तो यहां हम स्पेसिफिक नहीं है, यहां हम ये बोलेंगे कि पूरे बॉडी का 1 डिग्री या 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने के लिए रिक्वायर्ड हीट। तो इसको डिफाइन कैसे करते हैं? द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी बाय 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन इज नोन एज हीट कैपेसिटी ऑफ द बॉडी। अच्छा, हीट कैपेसिटी, अब आप ध्यान से सुनिए, आपको पता है डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम एस डी टी होता है, ठीक है। तब आप देखिए यहाँ से डेल्टा डी टी नीचे ले गई है, तो ये आ जाएगा डी क्यू अपॉन डी टी इज इक्वल टू एम एस। तो यहाँ पूरे बॉडी का हमने मास ले लिया और उसका स्पेसिफिक हीट ले लिया, तो पूरे बॉडी का मास इंटू उसका स्पेसिफिक हीट, वही आपको हीट कैपेसिटी देता है। देखिए हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला आ गया डी क्यू अपॉन डी टी इजक्वल टू एम एस, पूरे बॉडी का मास इंटू उसका स्पेसिफिक हीट। अब इसका यूनिट क्या होगा? कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस और जूल पर केल्विन। अच्छा ध्यान से देखिए, जो हीट कैपेसिटी है, थर्मल कैपेसिटी है, वो बॉडी के मास पे डिपेंड कर रहा है और बॉडी के मटेरियल पे डिपेंड कर रहा है। तो हीट कैपेसिटी डिपेंड्स ऑन मास ऑफ बॉडी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, और प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस। अगर आप बात करते हैं मोलर हीट कैपेसिटी, तो मोलर हीट कैपेसिटी में आप क्या करिएगा, हीट कैपेसिटी निकालने के लिए इन टर्म्स ऑफ मोल, तो आप मोलर हीट कैपेसिटी लीजिएगा, उसमें मोल से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। सिमिलरली ग्राम हीट कैपेसिटी में आप मास से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपके पास हीट कैपेसिटी आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि आप क्या करिए, जो आपके पास रेस्पेक्टिव कैपेसिटी है हीट कैपेसिटी, उसमें वो मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपके पास हीट कैपेसिटी आ जाएगा। आपके पास ग्राम स्पेसिफिक हीट है, आप उसमें बॉडी का पूरा मास मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपके पास हीट कैपेसिटी आ जाएगा। आपके पास मोलर हीट कैपेसिटी है तो आप उसमें मोल मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपके पास हीट कैपेसिटी या थर्मल कैपेसिटी आ जाएगा। अब इस पर कैसे क्वेश्चन पूछता है ध्यान से देखिए। सो आप इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें बोला है द टेम्परेचर ऑफ 5 मोल ऑफ अ गैस, यानी मोल आपके पास गिवन है 5 मोल, विच वॉज हेल्ड एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। अच्छा वॉल्यूम आपके पास कांस्टेंट है, तो पहले से आप यहाँ अंदाजा लगाइए, वॉल्यूम कांस्टेंट है, चेंज इन वॉल्यूम जीरो हो गया। आपको पता है वर्क डन एक्सटर्नल का फॉर्मूला होता है P इंटू डी वी, डी वी जीरो है तो यहाँ वर्क एक्सटर्नल जो है वो जीरो आ गया इतना डाटा से। तो held at constant volume was changed from the temperature of a 5 mole gas which was held at constant volume was changed from 100 degree Celsius to 120 degree Celsius, यानी T1 था 100 डिग्री सेल्सियस, T2 हो गया 120 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, ये आपके पास गिवन है। तो आपसे देखिए क्या पूछा है, ध्यान से देखिए, आपसे पूछा है द चेंज इन इंटरनल एनर्जी वॉज फाउंड टू बी 80 जूल, यानी कि DU आपके पास है 80 जूल। द टोटल हीट कैपेसिटी ऑफ द गैस, अच्छा यहाँ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आपसे नहीं पूछा है, टोटल पूछ लिया है बॉडी का, तो क्या आपको SC ही निकालना है क्या, हीट कैपेसिटी या थर्मल कैपेसिटी पूरे बॉडी का, और ये भी हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम बताना है। तब आप देखिए वर्क डन जीरो हो गया, क्योंकि चेंज इन वॉल्यूम जीरो था, वर्क डन जीरो हो गया। तो अब आप देखिए फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाइए, डेल्टा Q इक्वल टू डेल्टा W प्लस DU, डेल्टा W आपके पास जीरो हो गया तो डेल्टा Q आपके पास DU के बराबर होगा, यानी कि आपको बेसिकली थर्मल कैपेसिटी या हीट कैपेसिटी का SC का फॉर्मूला पता है, क्या होता है DQ अपॉन DT, DQ अपॉन DT इक्वल टू MS। तब आप ये फॉर्मूला यूज करिए। क्या हम DQ के जगह पे DU लिख सकते हैं, तो हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला आ गया DU अपॉन DT। DU आपके पास है 80 जूल डिवाइडेड बाय DT कितना है, चेंज इन टेम्परेचर फाइनल माइनस इनिशियल, यानी कि 20 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ से 80 डिवाइडेड बाय, तो ये आपके पास हीट कैपेसिटी का आ गया। ये 5 मोल किसी काम का नहीं है, लेकिन अगर आपसे पूछ देता कि आप मोलर हीट कैपेसिटी इसमें बताइए, क्या बताइए, मोलर हीट कैपेसिटी बताइए,
तो मैंने आपको बताया था कि आपको हीट कैपेसिटी निकालना है और जिसके टर्म्स में दिया है आप उसी को यूज कर लीजिए। तो यहाँ मोलर हीट कैपेसिटी, इसको हम मान लेते हैं, इसको कैसे डिनोट करिएगा, इसको मान लेते हैं, डिनोट करते हैं मोलर हीट कैपेसिटी सी म्यू से। तो जो आपको टर्म है उसके साथ में आप मोल लगा दीजिए। अगर आपको ग्राम स्पेसिफिक हीट, ग्राम हीट कैपेसिटी पूछता, ग्राम हीट कैपेसिटी, तो आप लिखते हीट कैपेसिटी इक्वल टू मास इनटू Cg। लेकिन आपसे पूछा मोलर हीट कैपेसिटी, सी म्यू पूछा है, तो आप हीट कैपेसिटी निकाल चुके हैं। मोल आपके पास 5 मोल है, इससे डिवाइड करिएगा, आपके पास मोलर हीट कैपेसिटी आएगा। डन। नेक्स्ट हमारे पास कॉन्सेप्ट है वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कैलोरीमीटर। देखिए ध्यान से सुनिए, मैंने आपको एग्जाम्पल बहुत करवाया था कि आइस को आप हीट करते हैं, वाटर में कन्वर्ट करते हैं, फिर वगैरह वगैरह। पर उस एग्जाम्पल में मैंने आपको ये नहीं बताया कि उस आइस को वाटर में कन्वर्ट कर रहे हैं, वेपर में कन्वर्ट कर रहे हैं, वेपर से और वेपर में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो किस यूटेंसिल में कर रहे हैं। हाँ, जिस यूटेंसिल में आप लेबोरेटरी में करते हैं उसको बुलाते हैं कैलोरीमीटर, जिस यूटेंसिल में आप करवाते हैं। तो जब आप हीट दे रहे हैं तो वो यूटेंसिल जिस मटेरियल का बना होगा वो भी तो हीट होगा, उसका भी तो टेम्परेचर चेंज होगा, उसके लिए हम वाटर इक्विवेलेंट काम में लेते हैं। तो देखिए वाटर इक्विवेलेंट क्या है। तो वाटर इक्विवेलेंट इज द क्वांटिटी ऑफ वाटर इन ग्राम whose heat capacity is equal to heat capacity of substance। कहने का क्या मतलब है, ध्यान से सुनिए। देखिए जो आप सब्सटेंस, जिस सब्सटेंस में आप जो करवा रहे थे कैलोरीमेट्री वाला काम, कि आइस को आप वाटर में कन्वर्ट कर रहे थे, वाटर को वेपर में कन्वर्ट कर रहे थे, उसका हीट कैपेसिटी वाटर के हीट कैपेसिटी के बराबर होगा। अच्छा, उस सब्सटेंस के लिए जिस कंटेनर में आप करवा रहे थे, हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, dQ/dt इज इक्वल टू MS। ठीक है, तो यहां से इस सब्सटेंस के लिए आप लगाइए, तो हम लिखेंगे इस सब्सटेंस के लिए हीट कैपेसिटी मास ऑफ दिस सब्सटेंस इनटू स्पेसिफिक हीट ऑफ दिस सब्सटेंस। सिमिलरली वाटर के लिए लिखेंगे मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर इनटू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। अच्छा, आपको पता है स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर होता है 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। तो यहां से देखिए मास ऑफ दैट सब्सटेंस जिसमें हम वो काम करवा रहे हैं इनटू स्पेसिफिक हीट ऑफ दैट सब्सटेंस इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर इनटू 1। अब ध्यान से देखिए, यही जो मॉलिक्यूलर वेट, मास ऑफ क्वांटिटी ऑफ वाटर इन ग्राम whose heat capacity is equal to the heat capacity of substance, इसी को बुलाते हैं वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कैलोरीमीटर। तो आप क्या करिएगा, जब आप वो वापस से क्वेश्चन करिएगा तो उसमें आप कंटेनर को भी हीट करिएगा, तो कंटेनर के लिए आप क्या लिखिएगा, डेल्टा Q इक्वल टू MS/dt। तो कंटेनर के लिए, तो कंटेनर एक स्पेसिफिक मटेरियल का बना होगा, तो वो सब्सटेंस इनटू स्पेसिफिक हीट ऑफ दैट सब्सटेंस इनटू वही T फाइनल माइनस T इनिशियल लगाएंगे। और इस MS के जगह पे आपको वाटर इक्विवेलेंट दिया होगा क्वेश्चन में, तो MS के जगह पे आप W लीजिएगा इनटू 1, ये W का वैल्यू देगा आपको क्वेश्चन में। आप आसानी से कर सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है।